क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले 27 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप चालू हैं यूपीपीएससी के लिए 2022 के प्रीलिम्स के लिए। आप लोग को ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका वीडियो का लिंक भी दे रखा है, पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है। और फिर भी कोई डाउट होता तो 9650347272 पे आप हम लोग से बात कर सकते हैं। जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित आईएनएस वलसुरा। आईएनएस वलसुरा। अब इसमें एक चीज समझना जरूरी है कि ये कोई युद्धपोत नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है कि नेवी में प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान है, ठीक है ना। और इसको जो है अभी प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट्स कलर मतलब एक तरीके की उपाधि है जिसमें भारत में जो है कोई बहुत अच्छी उत्कृष्ट जो है एक्सेप्शनल सर्विस अगर रेंडर करता है टू द नेशन, ठीक, और चाहे वो शांति के टाइम पे या फिर युद्ध के दौरान, तो वैसा काम आईएनएस वलसुरा ने किया है, जो कि एक जामनगर गुजरात में एक ट्रेनिंग देने के एक इंस्टीट्यूट है, ठीक। तो इसके लिए इसको प्रेसिडेंट कलर दिया गया, ठीक। अब फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आईएनएस वलसुरा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नेवी वालों को। इसने बहुत ही अच्छी जो है एक्सेप्शनल सर्विसेज दी नेशन को, पीस और वॉर दोनों ही टाइम पर, तो इसलिए इसको प्रेसिडेंट कलर दिया गया है। सिंपल यही चीज़ आप बताना। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में है। ट्रेनिंग देता है, संचालन कैसे करो, रख रखाव कैसे करो, एडवांस इक्विपमेंट, इन सबसे संबंधित। और सबसे पहली बार प्रेसिडेंट कलर जो है इंडियन आर्म फोर्सेस को जो दिया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था नेवी को, ठीक। नेवी वाज द फर्स्ट इंडियन आर्म फोर्सेस टू बी अवॉर्डेड प्रेसिडेंट कलर, ठीक। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट ब्रिटिशर्स ने चालू किया था एक टॉर्पीडो स्कूल की तरीके से 1942 में। तब 30 एकड़ का था, आज ये 600 एकड़ का हो चुका है। टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक। इसके अलावा जो है 2018 में मीडियम वोल्टेज लेबोरेटरी करके है, वहाँ पे सीमेंस जर्मनी ने एक अपना ट्रेन करने के लिए नेवल इंजीनियर्स को एक जो है चीज़ें लगाई हैं वोल्टेज लेबोरेटरी टाइप से, ताकि फिर इसको जो नेवल इंजीनियर्स हैं उनको मीडियम वोल्टेज पावर जनरेशन प्रोटेक्शन इन सब के लिए अवगत कराया जाए। सीमेंस जो है जर्मनी की है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मेन चीज़ आईएनएस वलसुरा को याद रखिएगा, जामनगर गुजरात। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए जीएसएलवी F10 या फिर EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 मिशन, ये फेल हो गया था लास्ट ईयर, ठीक। फेल हो गया था क्योंकि इस और मतलब कि ये लॉन्च ही नहीं हो पाया था। उससे पहले इसको जो है अबॉर्ट करना पड़ गया था लॉन्च को, ठीक, रोकना पड़ गया था। तो उसके ऊपर फिर कमेटी बैठाई गई। इस कमेटी का नाम होता है फेलियर एनालिसिस कमेटी। बहुत जरूरी है जब भी आप जिंदगी में कभी कुछ, आप देखो ये एक मतलब कहावत है कि या तो मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, ठीक। तो मान लो अगर आप जीत रहे हैं, अच्छी बात है। जब आप कभी मान लीजिए कुछ फेलियर हुआ तो उसकी एनालिसिस करो, ठीक, उससे सीखो और फिर उसको भी जीत में बदल दो। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ है कि इस जो अबॉर्ट करना पड़ा था इस मिशन को, ठीक, तो उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई और उसने जो है फिर अब एनालिसिस करके बताया कि क्या कमियां थी और क्या रिकमेंडेशन उसने दिए आगे करने के लिए। समझ में आ गई बात। तो 12 अगस्त को इसको उड़ना था, नहीं उड़ पाया क्योंकि इसमें कुछ जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो इंजन में था उसका कुछ परफॉर्मेंस में डिविएशन देखा गया था। अब इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि भाई साहब जो VRV था, ठीक, नॉन साइंस बैकग्राउंड के कोई दिक्कत नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ वो उतना ध्यान रख लेना, ठीक। इन्होंने FAC ने बताया है कि जो वेंट एंड रिलीफ वॉल्व था VRV, वो जो है डैमेज हो गया, ठीक। और उसके वजह से जो है जो लो प्रेशर रहा LH2 में, लिक्विड हाइड्रोजन वो -273 डिग्री के आसपास होता है, तो उसमें जो है लो प्रेशर रहा, ठीक। ये एक प्रलोदक है यानी कि प्रोपेलेंट है। और इसकी वजह से जो है आपका कस इंजन यानी कि क्रायोजेनिक जो इंजन है वो इग्नाइट नहीं हो पाया ढंग से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे इन्होंने बताई है कि ये कमी रही। FAC में भाई साहब एक्सपर्ट होते हैं एकेडमिया में और स्पेस एजेंसी के। ये वाली जो सैटेलाइट थी ये 26 घंटे काउंटडाउन के बाद चालू हुई थी, बट आखिरी समय पे इसको इसरो ने अबॉर्ट कर दिया था।
और इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये आपका VRV खराब हो गया था, फ्यूल बूस्टर टर्बो पंप, ठीक है ना, ये माल फंक्शन कर गया और अल्टीमेटली जो है फेलियर हो गया मिशन का। अब इन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दी है। इन्होंने कहा है कि भाई साहब एक्टिव LH2 टैंक प्रेशराइज सिस्टम अब यूज़ करना है, और साथ ही साथ जो VRV है, वेंट एंड रिलीफ वॉल्व, इसको भी मजबूत करो और एसोसिएटेड जो कि फ्लूइड सर्किट से एसोसिएटेड हो, ताकि आखिरी में फ्लूइड लीक ना हो। ठीक, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, बहुत ही ठंडे उसमें रखा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ज़्यादा भार उठाने के लिए, लॉन्च करने के लिए। ठीक, तो GSAT में ही अभी है हमारे पास, चालू कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये वाला जो है फेलियर हो गया था, GSLV वाला। GSLV एक्चुअली होगा, GSAT दूसरी चीज़ होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है। GSLV मतलब लॉन्च व्हीकल। तो इसमें क्रायोजेनिक की जो है लाने की बात की जा रही है, Mark 3। ठीक है, ऐसे करके इसमें क्रायोजेनिक का यूज़ किया जाएगा। तो इंडिया इसमें अभी फिर से, क्योंकि ये अच्छा वैसे कर चुका था क्रायोजेनिक के क्षेत्र में, लेकिन फिर ये वाला जो है फेलियर हुआ, तो अब इससे सीख रहे हैं और आगे जीतेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 एजुकेशन से संबंधित। देखिए PhD में एडमिशन, कई सारे लोग से आपने सुना होगा कि अब क्या कर रहे हो बेटा, तो PhD कर रहे हैं। ठीक, तो अब PhD करने के लिए क्या है कि आपको या तो जो जिस यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हो वहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा, या फिर आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब बिना इस टेस्ट को, इन दोनों ही, या चाहे यूनिवर्सिटी करे चाहे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन दोनों ही एग्ज़ाम को पास किए बगैर PhD परस्यू नहीं कर पाएगा अगले एकेडमिक ईयर से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये नया मसौदा जो है रेगुलेशंस का बनाया है, और इसमें कह दिया कि सारे कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट मैंडेटरी हो गया है। ठीक, और जो है इंक्लूडिंग जो भी PhD जो ज्वाइन करने वाले हैं आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अभी अब PhD करनी तो ऐसा नहीं है, टेस्ट एक देना पड़ेगा। तो ये चीज़ अच्छी बात भी है। PhD में ज़्यादातर क्या होता है, रिसर्च और थेसिस वोसिस डाली जाती है, तो रिसर्च को मजबूत करेगा। कोई भी मतलब ना है उनका एक टेस्ट किया जाए, हाँ भाई PhD में जा सकता है, तो अच्छी चीज़ है। रेगुलेशन जो है इस अप्रैल से लागू हो जाएंगे जहाँ तक है, और जो है अभी ये वाला मसौदा अपलोड किया गया कमेंट्स के लिए, और इसमें इन्होंने एक चीज़ और भी ये भी कही है, जो UGC के द्वारा ये रेगुलेशंस बनाए गए, कि जो MPhil की डिग्री होती थी, 1 साल के प्रोग्राम होता था, ये अब स्टेट जो है यूनिवर्सिटी है वो नहीं दे पाएंगे, MPhil की डिग्री नहीं दे पाएंगे। ठीक, ये नया रेगुलेशन बताया गया है। और इसके अलावा जो है कैंडिडेट जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं विद नो एरियर एंड CGPA उनका जो है 7.5 का होता है या फिर उससे ज़्यादा, तो उनको डायरेक्टली PhD में एडमिट किया जाता है, कैन किया जा सकता है, कैन डायरेक्टली भी एडमिटेड। ये रेगुलेशन परमिट करता है 2 एडिशनल ईयर्स व्यूमन के लिए। ठीक, कि वो अपना जो है कंप्लीट कर सकती हैं कोर्स। ठीक, तो ये थोड़ी चीज़ इन्होंने बताई है। अच्छा, जो टेस्ट है उसमें इन्होंने कहा 60% जो PhD के लिए जो टेस्ट होने हैं, ठीक, तो उसमें 60% तो आपको NET के जरिए देना होगा, जाएंगे, और 40% जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो टेस्ट कराए जाएंगे उसके थ्रू जो है PhD के लिए जा सकेंगे लोग। ठीक, और अगर मान लीजिए इसके अलावा वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं तो इन दोनों सेगमेंट के अलावा भी एडमिट किए जा सकेंगे लोग। सिंपल सा एक है, मेन चीज़ यही है, MPhil हट गया है, PhD के लिए टेस्ट अनिवार्य हो गया है। मैं भी पूछ सकता है किसने ये मसौदा लाया, UGC लेके आया, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित अगला जो टॉपिक है हेल्थ इश्यूज। आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक्चुअली क्या हुआ था, उत्तराखंड ने जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है, ठीक है, तो उसमें कई सारी भर्तियां कर दी थी, आयुष जो मेडिकल ऑफिसर्स थी की भर्तियां कर दी थी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। ठीक, तो लोग ने कहा भाई साहब ये क्या, तुमने आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर भर दिए, इनकी तो कोई मान्यता ही नहीं है, एलोपैथिक डॉक्टर रखने चाहिए थे। तो उत्तराखंड भी जो है पहुंच गया कोर्ट, और बाकी लोग भी कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं उनको अब एलोपैथिक डॉक्टर के समान देखा जाएगा और समान वेतन दिया जाएगा, और वो एकदम जो है दोनों लोग में कोई डिफरेंस नहीं है। एलोपैथिक की अगर प्रभाव करता है तो आयुर्वेदिक की भी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अभी कह दिया है। ठीक, और उन्होंने कहा है कि चाहे डेंटल मेडिकल ऑफिसर और एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर हो, सब आयुर्वेदिक डॉक्टर ये सब एक जैसे हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्कीम के अंतर्गत। ठीक, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी सेम जो डिसीजन दिया था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर दो NHRM जो है, NRHM जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये 2005 में सेंटर के द्वारा चालू किया गया था ताकि
किफ़ायती हेल्थ केयर सर्विसेज ग्रामीण जो पुअर हैं उनको दिया जा सके। ठीक, डिस्प्यूट वहीं उत्तराखंड के आयुष मेडिकल ऑफिसर भर्ती कर दिए लिए गए थे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। तो फिर ये विवाद हुआ था जिसको अब कोर्ट के द्वारा जो है कोई मतलब जो है वाद विवाद को ख़त्म कर दिया गया है। एलोपैथिक डॉक्टर हो चाहे आयुष डॉक्टर हो, सेम जो है दोनों का ओहदा रहेगा। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फंड। ठीक, तो ये इंडिया में नहीं बन रहा है, श्रीलंका में बन रहा है एक्चुअली। ठीक, तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने कहा कि जो श्रीलंका का उत्तर पूर्वी हिस्सा है जहाँ पे तमिल कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था, मैंने आप लोगों को कहानी पूरी बताई थी कि भाई कैसे क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अभी क्या है कि ये पूरे इनकी जो संसद है वहाँ पे जो तमिल वाला एक अलायंस है, वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन है वो सब लोग जाके प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा से मिले। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें सही करो। तो इसके लिए इन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फंड बनाने की कोशिश करी है। ठीक, कोशिश क्या करी, बना रहे हैं। ठीक, और भी 2-3 चीज़ें इन्होंने करी, सब एक चीज़ देख लेते हैं। तमिल को मैंने आप लोग कल बताया था कि बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है उत्पीड़न किया है। कई लोग गायब हो जाते थे घर से, उठा के ले गए, जो है सोल्जर्स उठा ले गए, पता नहीं चला कहाँ गए। लोग वो अर्जी देते रहो, मिसिंग, ख़त्म है मामला। कई लोग की जो ज़मीन हथियार ली, वहाँ पे जो है सिनलीज को बसाने लगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। तो तमिल नेशनल अलायंस का कई सारे पार्लियामेंटेरियन है और लार्जेस्ट ग्रुपिंग है ये पार्लियामेंटेरियन का, नॉर्थ और ईस्ट का। तो वो सब जाके गोटाबाया राजपक्षे से मिले। उन्होंने कहा ठीक है, हम 4 की एरियाज़ पे काम करेंगे। पहला तो ये है कि जो बहुत सालों से हिरासत में हैं, पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और जो ऐसे सस्पेक्ट्स हैं जिनको विदाउट चार्ज ऐसे डाल रखा है जेल में, उनको रिलीज़ किया जाएगा। दूसरा ये है कि जो भी इंसेसेंट लैंड ग्रैब है, मतलब कि वहाँ की जनसंख्या में सिनलीज को ज़बरदस्ती डालना, वहाँ पे उन लोग को सिनलीज को ज़बरदस्ती बसाना, ज़मीन को हथियाना, ये सब भी हम बंद करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो एनफोर्स्ड डिसअपेरेंस है, मतलब जबरन जो है लोगों को गायब कर देना, ये भी बंद किया जाएगा। और साथ ही साथ एक स्पेशल डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा नॉर्थ एंड ईस्ट के लिए। ठीक, इसके अलावा प्रेसिडेंट गोटाबाया ने ये बोला कि उन्होंने विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया है डिवोल्यूशन के ऊपर। ये बड़ी चीज़ है। अगर आप लोग को मतलब वैसे पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए तो ठीक है, मेंस के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जब ये तमिल्स के ऊपर इन्होंने ये कई सारी जातियाँ करी, तो वहाँ पे फिर जो यूएन का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने फिर इन लोग के लिए कई सारा पैनल भेजा था कि वहाँ जाओ, लोगों से बात करो। और फिर उसमें लेसन्स लर्नड करके जो है एक बनाई गई थी कमेटी। हालांकि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया इसको कि वो जो है इंटरनेशनल कमेटी को जाके कुछ करे। हालांकि यूएन का था, ह्यूमन राइट्स कमीशन का, कि जाना चाहिए, लेसन लर्नड क्या 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 उन्होंने सीखा, ये सब करना चाहिए, बट हुआ नहीं। वहाँ पे ये बात करी जाती थी कि जो ये एरिया है, ठीक, जैसे इंडिया में क्या है, संघवाद है, फेडरलिज्म से संबंधित है, डिवोल्यूशन संघवाद है। तो केंद्र है और केंद्र के साथ में कई सारे स्टेट्स हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स की जो पावर्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, विधायक पावर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, फाइनेंशियल पावर हो, वो सब बताई गई हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये चाहते हैं तमिल वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, कि केंद्र मतलब जो गवर्नमेंट है वहाँ श्रीलंका की, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो डिवॉल्व कर दे पावर। जैसे अपने यहाँ संघवाद है कि अलग से एक लिस्ट में सूचित कर रखा है संविधान में कि तुम लॉ बनाने क्या क्या अधिकार है, फाइनेंशियली क्या अधिकार है, प्रशासनिक क्या अधिकार है, वैसे ही मतलब डिवॉल्व कर दिया जाए, कुछ पावर्स हमें दे दी जाए, तो उसको बोलते हैं डिवोल्यूशन। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है श्रीलंका की, उसने कहा कि नहीं, हम करेंगे तुम्हारा विकास। विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, ये हम बताएंगे, तुम्हें नहीं ये पावर देंगे कि तुम जो है ये पावर दे दें और फिर तुम अपने हिसाब से करो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, इसी तरीके से आप जब एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे तो मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछता है ना, आप सोचते पता नहीं क्या पूछ रहा है, वो आपको फिर असली उसका मीनिंग समझ में आएगा। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग समझना जरूरी है। रेलेवेंट सोर्सेज से पढ़ो, ज़्यादा बार पढ़ो, करंट अफेयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक, मतलब सिर्फ मटेरियल ही नहीं, सही से आपको उसको समझाने वाला भी चाहिए। आप चाहे जहाँ से भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, करंट सिर्फ मटेरियल से कुछ नहीं होता है। मटेरियल तो बुक सेलर्स के पास में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, आगे कैसे आपको क्या करना है, कहाँ से कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस के करंट अफेयर में मिलती है। तो इसको जो है आप लोग बढ़ाइए, खुद भी देखिए और लोगों को भी बताइए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। अब देखो,
एक्सपोर्ट करने में कितना जो है आसानी से कोई स्टेट एक्सपोर्ट करने में सक्षम है एक तरीके से, तो उसका एक सूचकांक है, नीति आयोग ये सूचकांक निकालता है। दूसरी बार लगातार, ठीक, गुजरात टॉप नंबर पे है कि अगर मान लो कोई सामान गुजरात में है तो वो एक्सपोर्ट होने में उसको आसानी होगी। सबसे ज़्यादा इस तरीके की जो सूचकांक है उसमें सबसे ऊपर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। इन सब में कॉमन चीज़ ये है कि ये सारे सारे जो है कोस्टल एरियाज में है। गुजरात देख लो, ठीक, महाराष्ट्र देख लो, कर्नाटका देख लो, तमिलनाडु देख लो, ठीक। तो कोस्टल एरिया से भाई एक्सपोर्ट, भाई भारत में ही तो है ना, भारत के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे ना, निर्यात कर रहे हैं, तो उसमें इन लोग को ये थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। तो नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है, गुजरात है। लगातार दूसरी बार गुजरात ही फर्स्ट आया, इससे पहले जो है 2020 वाली रैंकिंग में भी गुजरात ही नंबर 1 पे था। इन्होंने इस इंडेक्स में कई सारी चीज़ों पे ध्यान दिया है। 4 मेजर पैरामीटर्स हैं कि भाई साहब कि एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, मतलब उसको संवर्धन करना कि एक्सपोर्ट आसानी से हो सके, उसको सुविधाजनक बनाना, इसके लिए कैसी नीति है किसी स्टेट की। इसके अलावा बिजनेस एंड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, कि ऐसा तो बिजनेस नहीं है जो बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते, तो पारिस्थितिकी तंत्र भी बिजनेस और एक्सपोर्ट का समझना चाहिए, निर्यात का। इसके अलावा एक्चुअल परफॉर्मेंस इन आउटबाउंड शिपमेंट, सब कुछ होने के बाद मान लीजिए सब कुछ, आपकी नीति भी अच्छी है, बिजनेस भी, एक्सपोर्ट भी है, और आप जो है एक्सपोर्ट डिलीवर का भी नहीं कर पा रहे हो, तो परफॉर्मेंस एक्चुअली क्या रहा है, ये भी एक पैरामीटर होता है आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 के अंतर्गत। पूरी बात समझ में आई। इसके अलावा जो है इस इंडेक्स ने ये भी 3 मेजर चैलेंज भी आइडेंटिफाई किए। भाई हर चीज़ में देखो, आप लोग से मैं खुद भी एक प्रार्थना करूंगा, प्लीज़ बिना परेशान हुए आपको रोज आत्मचिंतन करना जरूरी है, इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है कि भाई साहब क्या चीज़ें जो है गलत हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे ही जाके रुक मत जाना। देखो होता क्या है कि हम ये तो सोच लेते हैं कमी है कमी है कमी, लेकिन उसको जो है सॉल्व कैसे करना है, ठीक, उसमें कोई दिक्कत आती है मुझसे बात करो, ठीक, डिस्कस करो, अपने कोई जो प्रियजन है उनसे बात करो, ठीक है ना। तो उस तरीके से बात करते हुए उसको सुधार करने की कोशिश करो, ठीक। तो ये चीज़ है। तो चैलेंजेस भी इसमें बताए गए, 3 मेजर चैलेंज है। एक तो जो मान लीजिए कि किसी कोई ऐसा लैंडलॉक्ड स्टेट है और उसको निर्यात करना है, तो वो इंट्रा और इंटर रीजनल डिफरेंसेस हैं एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है ना। एक स्टेट में अच्छे हैं, एक स्टेट में खराब है, तो ये एक जो है चैलेंज है। वीक ट्रेड सपोर्ट है एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन अक्रॉस स्टेट्स, हर स्टेट में मतलब जो है ट्रेड व्यापार के लिए जो सपोर्ट है, ग्रोथ ओरिएंटेशन, वो ठीक नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर स्टेट में अनइवन है, असमान है, किसी में अच्छा है किसी में कम है, तो इसकी वजह से भी चैलेंज है एक्सपोर्ट करने में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताइए। ये सूचकांक कौन निकालता है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, आपका नीति आयोग। ये ध्यान रखना, आपका गुजरात फर्स्ट आया है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा यूपी वाले को बताओ भाई, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपी की क्या रैंकिंग आई है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। अगला टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित है, जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स, ठीक। तो आरबीआई ने अभी ये कहा है, एक फ्रेमवर्क बनाया है कि जियो टैगिंग करो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी जगह जो है मदर डेयरी पे या फिर कई से दूध जगह पे, दूध बेचने वाली जगह पे और जो भी है, तो अब यूपीआई अलग अलग जगह आ गया, क्यूआर कोड आप स्कैन कर लेते हो, ठीक, या फिर जो है कोई और जो है अपना कार्ड लगा के पेमेंट दे देते हो। तो ये सारी जगह, जैसे मान लीजिए पूरा एरिया है, ठीक, लेकिन मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पे सब जगह बिल्कुल जो है बढ़िया तरीके से जो है पेमेंट सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल और जो कार्ड लगाकर या फिर क्यूआर कोड के ऊपर है, और ये सारे जो एरिया है ये खाली है, समझ रहे हो। पेमेंट जो है यहाँ पर इस तरीके के टच पॉइंट्स नहीं है। तो आरबीआई ने कहा कि ऐसा एक काम करो, चाहे बैंक या फिर नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम जो है, नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम कौन से हुए, जैसे फोन पे हो गया, फोन पे क्या है, बैंक तो नहीं है ना, नॉन पे, लेकिन पेमेंट सिस्टम तो भाई वो कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इन सबकी जियो टैगिंग करो, जो पूरे एरिया में, पूरे भारतवर्ष में होगा ये, कि क्या लोकेशन पे हो रहा है, आप कौन सी लोकेशन। तो एक तो ये भी होगा कि हाँ भाई कहाँ किस लोकेशन पे ये सारे जो है टैक्स हैं, तो हम लोग जाके वो कर भी सकते हैं, आसानी भी होगी। दूसरा ये भी होगा कि ऐसा तो नहीं कंसंट्रेशन हो रहा है, तो वित्तीय समावेशन में भी इसमें जो है फायदा देगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी, कि भाई साहब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, हर जगह बने, ये चीज़ इंश्योर करी जा सकेगी। इसके लिए जो है जियो टैगिंग पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट का कराने के लिए अभी आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क निकाला है। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2
इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित ऑस्ट्रेलिया डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी। अब डिफेंस, आप समझ रहे हो, देखो वैसे बोला जाता है कि तीन जो है ट्रेडिशनली पारंपरिक तरीके से अगर देखा जाए तो तीन जो है आपके युद्ध के वो थिएटर्स होते हैं। एक आर्मी का हो गया, दूसरा जो है वायु एयरफोर्स हो गया, ठीक, तीसरा जो है जल यानी कि नेवी का हो गया। ये तो तीन जो है पारंपरिक रूप से हैं। लेकिन इसके बाद अब चौथा आ गया था भाई साहब, कौन सा? साइबर स्पेस। साइबर यानी कि इंटरनेट वाला, ठीक। इस पे भी हैकिंग करना है, एक दूसरे के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देना। फिर इसके बाद अब पांचवा जो थिएटर आ गया है, ठीक, वो है क्या? स्पेस, अंतरिक्ष। तो अब इसमें, इस वाले स्पेस में जो है रशिया चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया ने भी अपना सैटेलाइट को गिराने, मार गिराने का ए सैट को जो है उपयोग किया था पिछले मेरे ख्याल 2019 में। तो ये दिखाया था क्षमता कि हम भी स्पेस को। तो इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्या है कि डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी बनाई है, जिसमें कि आपके आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के और वहाँ के जो IAS IPS हैं, लोक सेवा आयोग वाले जो हैं, मतलब पब्लिक जो सर्विसेज में हैं, वो लोग रहेंगे 4 लोग। लेकिन एयरफोर्स का जो चीफ होगा वो इसका हेड होगा। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स वायु से संबंधित है, अंतरिक्ष से। तो इस कमांड एजेंसी का हेड कौन होगा? एयरफोर्स के जो हेड होंगे वो। और इसमें स्पेस से, अंतरिक्ष से संबंधित जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, और जो उसमें कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। एक जो है सिस्टम बनाया जाएगा ताकि मान लो कभी स्पेस से हमला होने लगे तो कम से कम तैयार तो रहो। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अभी करी है और ये मार्च 2022 में चालू कर दिया है अपना डिफेंस एजेंसी। अपना जनवरी 2018 में जो है इसको सेटअप किया गया था, ठीक। और इसमें कहा जा रहा है कि जो अचीव स्ट्रेटजिक स्पेस एम्बिशन, ठीक, एक रणनीतिक स्पेस के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको जो है अचीव करेगा और लीड द एफर्ट टू एश्योर ऑस्ट्रेलियाज एक्सेस टू स्पेस, ठीक। स्पेस डोमेन लीड इसमें बताया गया है। इसको बोला जाएगा, जो चीफ ऑफ एयर फोर्स होंगे जो कि इस कमांड एजेंसी के हेड होंगे, उनको क्या बोलेंगे? स्पेस डोमेन लीड बोलेंगे, ठीक। और ये सारी चीज़ें बस यही बताई गई है। लियाइज और उनके साथ में मिलकर अच्छे से और काम कर पाएंगे, ठीक है, बढ़िया है। अगला जो ये टॉपिक है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुखारेस्ट 9 इंटरनेशनल रिलेशन जनरल स्टडीज पेपर 2 से है। ये टॉपिक क्या है कि आप लोग पता है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया जो है चढ़ा हुआ है, ज़बरदस्ती जो है लड़ाई चल रही है, ऐसा ये कह रहे हैं बुखारेस्ट 9। तो आप लोग पता है पहले USSR था, कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत संघ था, फिर इसका विघटन हुआ आपका 92 में, 1992 में। और कई सारे स्टेट जो पूर्वी इसके जो मतलब वेस्ट साइड में थे, अब तो रशिया हो गया। तो जैसे यूक्रेन इससे पहले USSR का हिस्सा था। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे 9 स्टेट हैं जो कि पहले USSR के हिस्सा थे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने जब विघटन हुआ तो डेमोक्रेसी को अपनाया। साथ ही साथ अब ये यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं और साथ ही साथ नाटो के भी मेंबर हैं। ये जो 9 कंट्रियां हैं, ठीक, ये एक तरीके से अगर आप देखो तो ये पूरा एक बॉर्डर टाइप का बनाती हैं। नहीं दिखा? अब दिखेगा, देखो यहाँ पर जो है ये रशिया है, ये आपका यूक्रेन है। ये सारी कंट्रियां पहले USSR में थी, लेकिन बाद में फिर इन्होंने सोवियत को छोड़कर डेमोक्रेसी को चुना। यूरोपियन यूनियन का आज हिस्सा है, ये नाटो के अभी हिस्सा है। इनको बुखारेस्ट 9 बोला जाता है, ठीक। ये 9 कंट्रीज है। बुखारेस्ट जो है आपको बता दें कि कैपिटल है रोमानिया की, और रोमानिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला है कि ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए, आपस में हम बात करें। और एक तरीके से देख रहे हो, ये एक तरीके से बफर जोन पूरा बना दिया है वेस्ट के नाटो वालों ने, जो है USSR के ही पुराने जो सगे संबंधी थे, जो कंट्री थे, उन्हीं को उनके खिलाफ जो है कर दिया है। तो ये धीरे धीरे अब यहाँ पे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो पूरा ये सब अगर बैठ जाएगा, रशिया की एक तरीके से मजबूरी है ये वॉर करना, ठीक है ना। तो खैर वो दूसरी चीज़ है, बुखारेस्ट फॉर्मेट भी इसको बोलते हैं। 9 कंट्रियां हैं, ठीक। बुखारेस्ट कैपिटल है आपकी रोमानिया की। और इन सभी लोगों ने अभी इंडिया को जो है एक लेटर में लिख के बोला है कि भाई साहब जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको समझो और रशिया को बोलो कि ये सब बंद करें, ठीक। ये सारी चीज़ें इसमें है। बुखारेस्ट 9, बुखारेस्ट फॉर्मेट भी बोल देते हैं। 4 नवंबर 2015 को ये जो है अस्तित्व में आया था। और इसको क्लॉज आयोहानिस जो है प्रेसिडेंट थे उनके रोमानिया के 2014, और एंड्रेस डूडा जो प्रेसिडेंट थे पोलैंड के अगस्त 2015 में। तो इन लोग के मतलब इनिशिएटिव की वजह से ये वाला बुखारेस्ट 9 दिया गया। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो देखो रोमानिया, पोलैंड तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा हंगरी, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया
और 3 जो है बाल्टिक रिपब्लिक हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक, तो ये जो है कुल मिला के 9 हो जाते हैं। यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपस में सब लोग बात करते हैं कैसे क्या अपना बचाव करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब बहुत अच्छी एक न्यूज़ आई है भैया एनवायरनमेंट से, जनरल स्टडीज पेपर 3, नेशनल डॉल्फिन डे बनाया जाएगा अब 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा भारत में। आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक है, अभी लिख के रख लो। ठीक है ना, जो मैं ऐसी चीज बताया करूँ ना, एग्जाम से पहले एक पेज बनाओ, उसमें ये वाली चीजें नोट कर लिया करो। 5 अक्टूबर जो है नेशनल डॉल्फिन डे। ऐसे ही तैयारी होती है, स्ट्रेटजी आगे के लिए भी तैयार करो। जब समय कम होगा तो क्या करोगे, किताब के प्रीफेस थोड़ा पढ़ रहे होगे वहां पर, ये सब पढ़ोगे। ठीक, तो अभी जो है 67th मीटिंग थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके जो हेड कौन होते हैं भाई साहब, इसके हेड होते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, जो पर्यावरण मंत्री होते हैं वो होते हैं। 67वीं जो है अभी इसकी मीटिंग हुई स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ न्यू दिल्ली में। वहां पे कहा गया कि डॉल्फिन एक ऐसा जो है एक स्पेशीज है जो कि इक्वेटिक यानी कि जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसकी क्या हालत है, वो हालत जो है हम डॉल्फिन की हालत से समझ सकते हैं। तो अगर डॉल्फिन स्वस्थ है तो इसका मतलब ये भी है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम भी स्वस्थ है, और इक्वेटिक इकोसिस्टम अगर स्वस्थ है तो इसके ऊपर जिन लोगों की आजीविका है वो भी स्वस्थ है। बात समझ में आई? ये सब कुछ इकोसिस्टम, इकोलॉजी क्या है, ये बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स जो है इंटरैक्ट करते हैं। हम आपसे इंटरैक्ट करते हैं, आप हमसे इंटरैक्ट करते हो, इसी से चीजें जो है, या आप अपनी एनर्जी हमें दे रहे हो, हम आपको एनर्जी पास आउट कर रहे हैं, इसी से जो है फ्लरिश होती हैं चीजें। ठीक, अगर मैं कमजोर पड़ जाऊं, मैं किसी कारणवश जो अगर मान लो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो आपके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप जो है आउटपुट ना दो तो मेरे ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे वो मोटिवेशन नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक चीजें हैं जिसको समझना जरूरी। तो इसी को देखते हुए क्या है कि भाई साहब अभी डॉल्फिन जो है IUCN के रेड बुक में एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो इसका संरक्षण होना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए। इससे एक्वेटिक इकोसिस्टम अच्छा होगा और उसकी वजह से जो आजीविका है लोगों की, हमारे जैसे लोगों की, या जो भी मछुआरे हैं या उनकी, तो उनकी आजीविका भी सुरक्षित हो पाएगी। इसके लिए 5 अक्टूबर रखा गया है, एक तरीके से लोगों को जागरूक बनाने के लिए कि किस तरीके से डॉल्फिन एक इम्पॉर्टेंट स्पेशीज है, ना सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि लोगों की आजीविका के लिए भी। आई होप कि ये चीज़ें आपको अब समझ में अच्छे से आ गई होंगी। ठीक, 5 अक्टूबर नेशनल डॉल्फिन डे, 5 बार बोल दिया, कम से कम अब तो याद हो गया होगा। ठीक, और गैंजेटिक डॉल्फिन जो है आपका IUCN की लिस्ट में, नेचर रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, विलुप्त है, मतलब सॉरी एक्सटिंक्ट नहीं है, लुप्त प्राय है। और WWF जो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये वो वाला फंड, WWF नहीं, डिशुम वाला। और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक असेसमेंट किया था 2012 से 15 के बीच में, उन्होंने बताया था कि 1272 डॉल्फिन है यूपी में। इसको शूश भी बोलते हैं, शूश। ठीक है, तो इसमें 1200 जो है 72 डॉल्फिन है गंगा रिवर में, यमुना में, चंबल, केन, बेतवा, सोन, शारदा, गेरुआ, घाघरा, गंडक, राप्ती। ठीक, तो ये सारी वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादातर किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा की ही हैं, क्योंकि किसकी बात हो रही है, गंजेटिक डॉल्फिन की बात हो रही है। ठीक, तो गंगा की सहायक नदियां जरूर आपको जो है बाई हार्ट जो है रटी होनी चाहिए। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। पेड ग्रुप के मॉड्यूल ये आपके सामने हैं सारे सारे। मिशन प्रयागराज 2022 UPPSC का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। ठीक, काउंसलिंग, गाइडेंस, स्टडी प्लान, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पर है, डाउट डिस्कशन सब कुछ यहाँ पे होता है। इसके अलावा जो है ये एक है आपका काउंसलिंग गाइडेंस वाला, अगर आप कहीं पे हैं, फंस गए हैं, कोई आपको पता नहीं कैसे क्या निकले, डाउट डिस्कशन कुछ सॉल्व नहीं होता, तो आप ये वाला ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये सब है, पॉज करके आप एक बार पढ़ सकते हैं। कोई डाउट होता है 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तब और जो कैसा लगा आप लोग को, अगर अच्छा लगता तो आप लोग हमें जो है मोटिवेट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके। और कोई सजेशन है तो बिल्कुल हमारे साथ साझा करिए, उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होती है, तब तक ले आप लोग लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।